गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11th क्लास के लिए आज का जो मेरा वीडियो है ये 11th क्लास के लिए है। और अभी तक इससे पहले जितना भी वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है 11th क्लास के लिए, और बच्चों जो वीडियो आप तक पहुंचा है इसमें लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें सारी चीजें क्लियर हो गई। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो बच्चे ने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले वाले वीडियो को भी देखें और वीडियो को देखें और एक एक टर्म वाइज सारी क्लासेस दी गई है, एक एक सिस्टमैटिक एकदम एक एक जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक वाइज मैंने आपको वीडियो प्रिपेयर करके दिया है। अगर मान लो कि अगर आपको किसी कारणवश वो वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है व्हाट्सएप पे तो आप अकाउंट्स में प्रणव था करके मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आप जा सकते हैं, वहां से सिस्टमैटिक आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और उसको जाकर के बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि हम स्टडी एक सिस्टमैटिक तरीके से करें, सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने सिस्टम को अकाउंट्स को आगे लेकर के चले और जब आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे वर्ड्स समझ में आने लगेंगे तो फिर अकाउंट्स पढ़ने में आपको मजा आएगा। चलिए आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक में जो टॉपिक्स हम दो टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, बहुत इजी गोइंग टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इस दोनों टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हमारी थी वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। इस फर्स्ट चैप्टर में भी जो बेटा हमने क्लास आपको दी है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स हो, एडवांटेज हो या और भी बहुत सारी चीजें थी, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग थी, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस थे, फीचर्स थे, उसको मैंने एक एक वर्ड्स को मैंने सारी चीजों को आपके सामने रख दिया है। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कि अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से अगर वॉच करें, देखें, माइक्रो इसको स्टडी करें तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी। तो आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये टॉपिक हमारा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए जरा, मैं बार बार इससे पहले भी जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें मैंने आपसे कहा है कि बेटा एक यूजर्स होता है, बार बार हमने डिस्कशन किया है, वर्ड्स आए हैं, थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। हाँ, एक चीज मैं और रिक्वेस्ट करूंगा अभी आपसे कि बेटा स्टडी कीजिए, बुक को स्टडी कीजिए। मैं जो पढ़ाता हूं यही सारी दुनिया नहीं है, इससे ऊपर की भी दुनिया है। तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट होता है कि मैं प्रयास करता हूं तो वो सारी चीजें मैं आपको दे दूं, लेकिन बेटा एनसीईआरटी की बुक को स्टडी करें और भी जो रेफरेंस बुक मैं कहता हूं डीके गोयल साहब की किताब बुक बहुत अच्छी है, उसको आप यूज करें। तो जब आप एनसीईआरटी को और जब डीके गोयल साहब की बुक स्टडी करें तो नए नए वर्ड्स आएंगे। अब जैसे एक क्लास में एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है? रियलिटी फैक्ट इज दैट कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, लेकिन वो पता कब चलता है? हम लोग को तभी पता चल पाता है जब हम बुक स्टडी करें। नहीं तो कॉमर्स को तो लोग यही समझते हैं यार जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, दैट्स ऑल। बेटा ये दुनिया नहीं है, आप 11th के बच्चे, ये दुनिया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बहुत सिस्टमैटिक स्टडी करना पड़ेगा अगर अच्छे तरीके से कॉमर्स को पढ़ना है। तो मैंने देखा जब मैं दिल्ली से यहां आया तो मैंने देखा कि हमारे वहां की स्टडी अलग थी, ड्यू की स्टडी अलग थी, यहाँ की स्टडी अलग थी। यहाँ की स्टडी मैंने देखा टीचर गया बस गोल्डन रूल लिखवाया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब आप आगे पढ़ेंगे, लिखवा दिया। लिखवाने के बाद सिंपल सीधा कह दिया कि भाई आप जो है सो यहां के बाद अकाउंटिंग करना शुरू करो। बेटा ये अकाउंटिंग नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कॉमर्स पढ़ने का। कॉमर्स पढ़ने का जो सिस्टम है बेटा, जो मैंने आपको दिया है, यूट्यूब चैनल पे भी मेरे सारे वीडियोस हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। एक तरीका है सिस्टमैटिक पढ़ने का। एनसीईआरटी की बुक को आप रीड करें, डीके गोयल की बुक को आप रीड करें, दिन देखिए कितना मजा आता है पढ़ने। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो बेटा यूजर कौन है, कौन है ये वर्ड जो है यूजर, इसका मतलब क्या है? देखो एक वर्ड होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दीज यूजर्स मे बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल। क्या मीनिंग निकला? मीनिंग ये निकला कि हम बेटा जब अकाउंट्स बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हम जब अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ये अकाउंट्स में है क्या? कॉमर्स में हम लोग क्या देखते हैं? कॉमर्स में अकाउंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे? बेटा जी कॉमर्स में कुछ नहीं है,
कॉमर्स बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, मैं एक वर्ड को जो सर्किल कर रहा हूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट मीन्स व्हाट? बिजनेस में क्या परचेज हुआ, बिजनेस में क्या सेल हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस में लॉस कितना हुआ, बिजनेस का हमारा एक्सपेंस क्या है, बिजनेस का हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, बिजनेस के हमारे डिस्काउंट क्या कितने दिए गए, हमारा कैपिटल क्या है, हमारे एसेट्स क्या है, ये सारी चीजें दैट्स विल बी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, बिजनेस से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, बिजनेस से बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, तो बिजनेस से जितने लोग जुड़े हुए होंगे उन सबको क्या चाहिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? डिसीजन लेने के लिए। अगर ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचे वहां तक, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर गलत इंफॉर्मेशन भी हो तो फिर उससे क्या निकलेगा? गलत डिसीजन निकलेगा, और ये आपके लिए क्या होगा? आपके बिजनेस के लिए क्या होगा? नुकसान होगा। बेटा देखो, मैं अपने बच्चों को प्रयास करता हूं कि वो बच्चे बड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। तो ये जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसमें कहता है कि आपको जो डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उसको लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं जो कि बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, बिजनेस के बाहर होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट इंपैक्ट, उस इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट किसके पास पहुंचता है? उनके पास पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर में भी है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट आपके बिजनेस नहीं करते, बिजनेस आप चलाते हैं, गवर्नमेंट को उसको कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्सेशन अथॉरिटी के पास आपका बिजनेस अगर प्रॉफिट में होगा तो टैक्सेशन अथॉरिटी को उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। अब डायरेक्टली जुड़े हुए बेटा है तो उन सब चीजों को देखना होगा, उन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं जिनको इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए जरूरी होता है। अब ग्रुप्स ऑफ पीपल क्या है? ग्रुप्स ऑफ पीपल को अकाउंट्स में यूजर्स के नाम से जाना गया और कहा गया कि ये जो यूजर्स होंगे ना बेटा, ये यूजर्स दो तरीके के होंगे। वन इज द इंटरनल यूजर, सेकंड इज द एक्सटर्नल यूजर। वन इज द इंटरनल यूजर और सेकंड इज द एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर दैट मीन्स व्हाट? इंटरनल यूजर दैट मीन्स कि जो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व, आपके बिजनेस में डायरेक्टली जुड़े हुए हो। फॉर द एग्जाम्पल्स, ओनर्स। ओनर से क्या मतलब है? मालिक, जो सिस्टम का ओनर है, जो सिस्टम को चलाता है, जिसने सिस्टम में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहां पे है कि ओनर्स आर एक्सपोज टू द मैक्सिमम रिस्क इन द बिजनेस एज दे इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल्स। ओनर्स को क्या चाहिए? मैंने पहले कहा ना, ओनर्स को क्या चाहिए? ओनर्स का मतलब होता है जिसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा हुआ हो। तो जिसने भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेटा किया है, अब वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसको डर लगा हुआ है कि यार मेरे इस कैपिटल का क्या होगा। अब वो क्या करेगा? उसको बिजनेस में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और हमेशा जो ओनर्स होगा वो किसकी बात करेगा? अपने कैपिटल के सेफ्टी की बात करेगा। तो सबसे पहला जो इंटरनल यूजर है वो कौन होता है? हमारा ओनर्स होता है। देन उसके बाद उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। उसको बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और बिजनेस हमारा साउंड है कि नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से एकदम देखेंगे, समझेंगे, एक एक चीज को, एक वर्ड को समझिए। नेक्स्ट कहता है बेटा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स देम द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कहीं ना कहीं उस ओनर्स को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो ओनर्स को डिसीजन लेना है, तो ओनर्स को डिसीजन लेना, तो ओनर्स कैसे डिसीजन लेगा? ओनर्स ऐसे डिसीजन नहीं ले लेगा। ओनर्स के पास जब तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो डिसीजन बेटा किसी भी हालत में नहीं ले सकता है। कहने का यह मतलब कि बिजनेस के अंदर अगर हम इंटरनल यूजर की बात करें
तो बिजनेस के अंदर अगर इंटरनल यूजर की बात करें तो सबसे फर्स्ट हमारा इंटरनल यूजर जो होता है वो कौन सा होता है? ओनर्स। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड है बेटा हमारा मैनेजमेंट। देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर हम बात करें और मैनेजमेंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ध्यान से देखेंगे और एक एक वर्ड्स को क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड्स को समझेंगे। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में क्या है हमारा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का दैट मींस कि मैनेजमेंट कौन होता है? जो एक सिस्टम को चलाता है। बहुत सारे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या की जाती है? ओनर से बिजनेस का सेटअप कर दिया और बिजनेस का सेटअप ओनर ने कर दिया और उसके बाद क्या किया? उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया। अब वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने मेंबर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को रन करने की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने मेंबर हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने मेंबर हैं वो बिजनेस को क्या करेंगे? रन कराएंगे। तो बेटा जी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस को रन कराना उनको है, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, उनको अगर रन कराना है बिजनेस को, इसके लिए उनके पास क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इज द प्लानिंग, नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 इज द स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शन है। ये फंक्शन में किसी भी तरीके का फंक्शंस को आपको एप्लीकेबल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर द एग्जांपल्स, मान लो कि इस साल हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे पास 1 ईयर पहले से एक हमारे पास प्रपोजल है कि हमें मान लो कि हम अगर पटना में बिजनेस कर रहे हैं, अब इस बिजनेस का एक ब्रांच जो है हम लोग को भागलपुर में डालना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें भागलपुर में बिजनेस का सेटअप डालना है, तो ऐसे सेटअप तो डल नहीं जाएगा बेटा। सेटअप डलेगा कैसे? सेटअप डालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वहां पे कितना पैसा लगने वाला है और वहां पे कितनी सिक्योरिटी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको चाहिए। स्टाफ के ऊपर कितना पैसा खर्च लगेगा, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कहां से होगी। तो ओवरऑल बिजनेस को चलाने के लिए जितनी भी सारी बातें होती है वो सारी बातें आपको जानकारी पहले होनी चाहिए। और जानकारी कैसे होगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। स्टाफिंग करना है, अच्छे स्टाफ को अपॉइंट करना है, तो अच्छे स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तब तक बिजनेस आपका रन किसी भी हालत में नहीं करेगा, किसी भी हालत में। तो यहां जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट को भी बेटा बिजनेस के लिए डिसीजन लेना होता है। और मैनेजमेंट को सबसे बड़ा काम होता है फॉरकास्टिंग। डिसीजन मेकिंग के साथ साथ फॉरकास्टिंग। तो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ अगर उसको फॉरकास्टिंग करना है बेटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो परफॉर्म तभी कर पाएगा जबकि उसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो। अगर उसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, वो किसी भी हालत में अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखेंगे जरा, लिखता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। जो बातें मैंने आपसे कही। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विथ ensuring that money invested in the organization is generating an adequate return and that the organization is able to pay its debt and remain solvent. अब यहां पे बोल रहा है क्या? सॉल्वेंट। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। यहां कहने का मतलब मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी चीजें है। कभी आप बिजनेस में देखेंगे, मान लो कि बिजनेस में हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो बिजनेस में बेटा अगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है तो हमें करना क्या होता है? अगर एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता जा रहा है, हमको लग रहा है कि हमारी प्रॉफिट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं? अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। ये जो सॉल्वेंट वर्ड आया, बड़ा कमाल का वर्ड है। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कि किसी भी बिजनेसमैन की एसेट्स सफिशिएंट हो और लायबिलिटी क्या हो? कम। दैट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। अनसॉल्वेंट, लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो और एसेट्स कम हो, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट को प्रूफ करना होता है कि उसका जो डेब्ट है उसका पेमेंट उसके एसेट से करने के बावजूद भी उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एसेट्स की कोई कमी नहीं है, और एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो, लायबिलिटी की वैल्यू बिजनेस की कम हो। मैनेजमेंट को क्या करना होता है? उसके रिलेटिंग डिसीजन लेना होता है।
और ये डिसीजन कब हो पाएगा? ये डिसीजन बेटा तभी हो पाता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये डिसीजन बेटा तभी हो पाता है जब तुम्हारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट इज द एम्प्लॉइज। ध्यान से देखेंगे, थर्ड पॉइंट इज द एम्प्लॉय। देखिए, एक अच्छे बहुत सारे मैंने जो देखा है अभी तक अपने लाइफ में, और अगर जो लोग मैनेजमेंट चलाते हैं खास करके उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं। मैंने जब एमबीए किया, और मेरा फाइनेंस से एमबीए है, और मैंने एमबीए जब फाइनेंस से किया तो उसमें बहुत सारी चीजें मेरे सर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे क्लास में कहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो समझती है कि ब्रांडिंग से कोई सिस्टम चलता है। लेकिन सच्चाई बात बेटा यही है कि अच्छे अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, अच्छे आपके पास एम्प्लॉय है नहीं है, और अच्छे रिसोर्स पर्सन आपके पास नहीं है, तो आपका सिस्टम कुछ दिन तो आप ब्रांडिंग पे लेके जा सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो सिस्टम आपका कोलैप्स कर देगा। तो जो सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि एक एम्प्लॉय का भी बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस के अंदर, बहुत बड़ा रोल है एम्प्लॉय का। देखिए, एक जो एम्प्लॉय है इसके साथ क्या है, मान लो एक एम्प्लॉय है और उसको 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, 4 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही। अब उस एम्प्लॉय के दिमाग में क्या है, यार ये बिजनेस में यार काम कर रहा हूं, यार पैसे मिल ही नहीं रहे। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यार बिजनेस हमारा जो है सो लूज पुल्स में जा रहा है, बिजनेस हमारा जो है सो लॉस की तरफ जा रहा है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर ऐसी बात है तो कोई एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना रास्ता तलाशना शुरू करेगा। ऐसा है, ऐसी बातें होती है। कहने का यह मतलब है, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, कि हर एम्प्लॉय को जो एक सबसे जरूरी चीजें हैं लाइफ जीने के लिए, और एम्प्लॉय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आने वाले समय में उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आने वाले समय में डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आने वाले समय में उसका डेवलपमेंट बेटर नहीं हो रहा ना, तो फिर एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, मैनेजमेंट के लोग, कि मान लो कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ 10 ईयर से काम कर रहा है और आप छोटे से अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट करने, एम्प्लॉय को प्रॉपर आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं, एम्प्लॉय को आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, और कम शॉर्ट टर्म्स के बेनिफिट्स के लिए आप एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालते हैं, तो आप समझ के चलो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें लोग समझते हैं बेटा। लेकिन जो बेसिक चीजें एम्प्लॉयज के बारे में है कि दे आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। देखिए जरा ध्यान से, पहला लाइन आ गया, क्या कहता है, हर एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय को पता चल जाए कि यार मेरे कंपनी को 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अगर 100 करोड़ का उसको कंपनी को बेनिफिट मिला हुआ है, तो इस बात को याद रख लो कि 100 करोड़ का अगर बेनिफिट है तो एकदम कॉमन सेंस यूज करना, उस एम्प्लॉय कहीं ना कहीं अंदर से समझेगा कि यार अब तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, यार इस बार दिवाली में बोनस मिलेगा, एकदम समझेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अगर उसको अच्छा वेजेस मिलता है, अगर उसको अच्छा बोनस मिलता है, कब मिलेगा, अगर बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा कि भाई बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर द वेरियस अमाउंट्स ड्यू टू देम सच देम प्रोविडेंट फंड। देखिए पीएफ, जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं तो उनको क्या होता है, उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको ईएसआई बोलते हैं, बड़ी अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं और मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं और उसमें कुछ बड़े डिजीज में आप अगर आ गए, आपकी परेशानी बढ़ गई, तो हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंस होता है सब गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट उठाती है, आपको पेमेंट करती है। जितना दिन बिछावन पे आप बैठते हैं और आप घर में आराम करते हैं उतना दिन का पेमेंट करती है। आर बीइंग डिपॉजिटेड रेगुलरली। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, ये जो ईएसआई है, ये सब फैसिलिटी अगर आपको कोई एम्प्लॉयर दे रहा है, कोई मालिक दे रहा है,
तो माना जाता है कि जो इंप्लॉय होते हैं वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं। और अगर इंप्लॉय के पास गलत अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेटा पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने कहा कि जो सबसे फर्स्ट यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स, उसमें क्या क्या बताया? नंबर 1 इज द ओनर्स, नंबर 2 इज द मैनेजमेंट, नंबर 3 इज द एम्प्लॉय। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स की। देखते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? एक्सटर्नल यूजर की। एक्सटर्नल यूजर क्या होता है? जब ध्यान से देखेंगे, देखिए एक्सटर्नल यूजर दैट मीन्स कि जो लोग इंस्टीट्यूशंस में बाहर के हैं, जो इन्वॉल्व बिजनेस में नहीं है, लेकिन उनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? बिजनेस के साथ होता है। देखते जाइए, एक्सटर्नल यूजर में सबसे फर्स्ट इज द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो बेटा, अगर बैंक से आपको लोन चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको बेनिफिट चाहिए, आपको लोन चाहिए, पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले आपको बैंक को क्या सबमिट करना होगा पता है? आपके बिजनेस के स्टेटस को दिखाना होगा, आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को शो करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस, आपका इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपको बैंक किसी भी हालत में लोन नहीं देगी। सेकेंड कहता है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखो ना, ये दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग है। इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया हो, अब पोटेंशियल इन्वेस्टर दैट मींस कि जिसको लगता हो कि भाई इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, पैसे हैं उसके पास, उसने लगाया नहीं है, वो भी सर्च कर रहा है, मार्केट को सर्च कर रहा है। कहने का मतलब ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये तभी इंटरेस्टेड होंगे जबकि आपके बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा, और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ये बिजनेस इन्वेस्टर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। थर्ड है क्रेडिटर्स। ध्यान से देखिएगा, ये क्रेडिटर्स कौन होता है? जब ध्यान से देखिएगा, दे प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस। आप मान लीजिए बिजनेस चलाते हैं बेटा, आप बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस में आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, तो प्रोडक्ट चाहिए, उसको आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप जाते हैं जिसके पास और कहते हैं कि सर मुझे प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरर है, और आप वहां से लाते हो, आपको क्रेडिट पे देता है। वो क्रेडिट पे कब देगा? जब वो जानेगा कि आपका जो 1 ईयर का जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही सही है, 1 ईयर का ट्रांजेक्शन में आप एकदम सही टाइम पे जो जिससे आप प्रोडक्ट लेते हैं उसको आप सही समय पे पेमेंट करते हैं, तभी जाकर वो आपको देगा। क्रेडिटर्स जो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं गुड्स, क्या करते हैं? क्रेडिट में आपके बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, उनको सही समय पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सो दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू ascertain फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म and to ensure credit worthiness of the firm. Credit worthiness that means what? Credit worthiness that means कि सही समय पे सही पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही समय पे सही पेमेंट बेटा हो रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सही समय पे सही पेमेंट नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई भी क्रेडिटर्स आपको क्रेडिट पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। बहुत सारी चीजें हैं। ये गवर्नमेंट के साथ क्या होता है बेटा? ये एक बात बताओ, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन में आपने देखा कि बहुत बड़ी कंपनियां, अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारी कंपनियां, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 200 करोड़, ऐसे ऐसे करके कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बड़ी कंपनी है, बिजनेसमैन है, अगर कंपनी हमारे कंट्री में बहुत बेनिफिट में रहती है, कंट्री अगर हमारे यहां बहुत बेनिफिट में रहती है, तो बेनिफिट में रहेगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा? गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा तो उसको टैक्स मिलेगा। जितनी कंपनी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करेगी उतना ही उसका टैक्स रेशियो बढ़ेगा। तो जब टैक्स रेशियो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट कहता है हमारा रिसर्चर। रिसर्चर दैट मीन्स व्हाट? रिसर्चर दैट मीन्स
कि दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरटेक रिसर्च इन वेरियस इकोनॉमिक, बिजनेस एंड अदर रिलेटेड एरियाज। रिसर्चर को रिसर्च करना है, और रिसर्च किस एरिया में करेगा? वेरियस इकोनॉमिक्स डिसीजंस में रिसर्च कर। तो अगर रिसर्च कर रहा है बिजनेस के ऊपर, तो अगर कंपनी है, कंपनी में डिपार्टमेंट होता है बेटा जिसको बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जितनी बड़ी कंपनी है सब में आप देखते होइएगा, जैसे आप लोग टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन आप लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन में क्या होता है, अगर एक ही वेराइटी का मोबाइल फोन रेगुलरली मार्केट में आता जाए तो क्या होगा? सारे अरे यार एक ही वेराइटी का फोन है। लेकिन इंटरेस्टेड कब होता है? कंपनी वही रहती है, लेकिन कंपनी में क्या होता है, एक छोटा सा फीचर एक्सटेंड कर जाता है। जब फीचर एक्सटेंड कर जाता है तो फिर लोग क्या होते हैं, देखते हैं यार इसमें तो ये फैसिलिटी है, यार इसमें तो ये फैसिलिटी है। ये कंपनी वही रहता है बेटा। बाटा एक कंपनी है, पहले वहां लोग जाते थे तो देखते थे कि जो जूते चप्पल की वैरायटी होती थी वो वैरायटी सेम क्वालिटी की होती थी, कस्टमर कम जाते थे। लेकिन उन्होंने भी क्या किया है, आजकल आप जाएंगे तो आपको बड़े नया डिजाइन के बहुत सारे गुड्स वहां पे मिलेंगे, आप जिसको आप देख करके अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो रिसर्च तभी बेटा हो सकता है जबकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बहुत अच्छी हो, तभी जाकर के कंपनी में रिसर्च हो। कहता है कंज्यूमर्स, ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर्स का भी आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग गुड्स, क्वालिटी गुड्स ऑफ रीजनेबल प्राइस। क्या होता है मतलब, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? कंज्यूमर्स को चाहिए कि आपको क्या मिले, जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, एक अच्छी क्वालिटी की मिले और एक अच्छे प्राइस पर मिले। सो दे रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिशिंग goods accounting control which will reduce cost of production, less price to the paid by them। कहने का क्या मतलब, तो बिजनेस में क्या होना चाहिए, बिजनेस के अंदर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी भी कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए, तभी जाकर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ये चीज करने के लिए क्या चाहिए उसको, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। नेक्स्ट इज द पब्लिक। पब्लिक में भी कहता है कि भाई जो सोसाइटी है उसे बहुत सारी चीजें चाहिए। सोसाइटी डेट में रिलायंस कंपनी ने इतना करोड़ रुपया लॉकडाउन में दिया, उसे किसके लिए दिया है, सोसाइटी के लिए दिया। टाटा ने दिया, उसने सोसाइटी के लिए दिया है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में बहुत सारे पैसे डाले और दिया गया है। क्यों दिया गया है, कि भाई चलो यहां से डेवलपमेंट होगा। तो मैंने आज जो आपको बताया कि किसी भी बिजनेस में जो इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दो यूजर्स में कम्युनिकेट होना बहुत एसेंशियल होता है। नंबर 1 इज द इंटरनल और नंबर 2 इज द एक्सटर्नल। एक लास्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। बहुत स्मॉल टॉपिक है बेटा। एक टॉपिक है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप एक अकाउंटिंग करते हैं तो एक अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अकाउंटिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। और ये जो क्वालिटी कुछ थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं, जब आप सीए फाउंडेशन की बात करेंगे तो खास करके सीए फाउंडेशन में सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखिए क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब, देखिए क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन which enhance its understandability and usefulness। तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्या मतलब, अगर अकाउंटिंग है तो इस अकाउंटिंग की अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या है, सबसे फर्स्ट इज द रिलायबिलिटी। क्या मतलब है रिलायबिलिटी का, रिलायबिलिटी का मतलब आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर क्या करें, भरोसा करें। अगर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन में है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी इंप्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर्स एंड पर्सनल बायस एंड वेरिफिएबल। ध्यान से देखिए,
किसी भी तरीके का प्रेशर में अकाउंटिंग नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत कंपनी में होता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट से मिल गया, और मैनेजमेंट जैसा चाहती है वैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उसके अकाउंट्स को मैनिपुलेट, जनरली यही चलता है, उसके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग में। अगर ये चीज अकाउंटिंग में हो रही है तो आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड जो है, पहले हमने देखा क्या, रिलायबल। अब हम देखते हैं सेकेंड इज द रिलेवेंस। ध्यान से देखेंगे, रिलेवेंस। देखो बेटा, बिजनेस के अंदर जब आप अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस के अंदर जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग है आपकी, रिलेवेंस। रिलेवेंस दैट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है बेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द डिसीजंस मेकिंग। ध्यान से देखिए, आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो कहता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो, जो भी अकाउंटिंग आप करते हैं, वो अकाउंटिंग किससे होनी चाहिए, रिलेवेंट डिसीजंस मेकिंग से, रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। यूजर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपके क्या होने चाहिए, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनकी रिलेवेंसी होनी चाहिए। इट मीन्स अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होने चाहिए जिसकी जरूरत बिजनेस को नहीं है। नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी। बहुत इजी कोई वर्ड है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। दैट मींस व्हाट, आप जब अकाउंटिंग बेटा प्रिपेयर करते हैं, टेक्स्ट सिस्टम में करें, एक मैनर में अकाउंटिंग प्रिपेयर करें, और अकाउंटिंग ऐसी आपकी होनी चाहिए जिसको समझने की क्षमता सब लोगों में हो। अगर समझने की क्षमता नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग बेकार है। तो अकाउंटिंग ऐसा हो जिसके हर एक पॉइंट्स को आप क्लियर करें, हर एक पॉइंट्स को आप समझें, देखें, और आप उसको देखें कि ये जो अकाउंटिंग हो रही है, ये अकाउंटिंग क्या जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए उनके लिए रिलेवेंट है। और सबसे बड़ी बात कि इट मीन्स डिसीजंस मेकर must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and convinced to them, and information should be presented in such a manner that users can easily understand it. ये वर्ड बेटा जरूर ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड कि जो यूजर्स है वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल यूजर हो, जो आपकी अकाउंटिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे, अच्छे तरीके से वो समझे, तभी जाकर के उसे अकाउंटिंग का महत्व है, अदरवाइज अकाउंटिंग का महत्व नहीं है। नेक्स्ट इज द कंपेरेबिलिटी। ध्यान से देखेंगे, दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फर्म ओवर डिफरेंट टाइम्स पीरियड, नोन एज इंटरफर्म कंपैरिजन एंड नोन एज इंटरफर्म कंपैरिजन। ये दो वर्ड आप देखे हैं, इस वर्ड को अभी नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन ये वर्ड आपको 12th में पढ़ना है। जब आप फाइनेंशियल जब आप पार्ट बी 12th का पढ़ेंगे, वहां पे आप चैप्टर पढ़ेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12th में जाकर पढ़ना है आपको। वहां कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, वहां पे दो वर्ड आपको स्टडी करने हैं, इंट्राफर्म और इंटरफर्म। सिंपल सा समझिए, कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब हम कंपेयर कर सकते अपने बिजनेस को। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हम कंपेयर कर सके। अगर हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे तो हम सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। बेटे मेरे सारे वीडियोस आपको बहुत सिस्टमैटिक हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चे अभी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर वो बच्चे, बहुत इजी गोइंग, बहुत आसान भाषा में मैंने प्रयास किया है, बहुत मैं कहूं कंट्रोल लैंग्वेज में मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से मैं आपके अकाउंट्स को आपके सामने रख दूं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सारे कंटेंट्स कंप्लीट हो रहा है। मुझे लगता है कि सर 4 या 5 वीडियोस होंगे। अकाउंट्स में प्रणव झा करके जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे सारे वीडियोस भी हैं। तो मान लो कि कभी किसी को बच्चे को दिक्कत हो तो वहां पे जाकर के उसको आप स्टडी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस हो आप जब क्लासेज का टाइमिंग होता है उसमें आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है बेटा, और नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे भी,
कुछ और भी जो कुछ नए वर्ड्स अगर हमें मिलेंगे तो उस नए वर्ड्स को हम आप तक शेयर करेंगे। आपका भी रोल होना चाहिए आपके एजुकेशन में कि आप बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी और डीके गोयल के बुक को आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें और दोनों चीजों को आप स्टडी करके बहुत ही माइंडली आप इस काम को करें। मैंने सारी चीजें आप तक रख दी है, आपकी ड्यूटी है एक एक चीजों का नोट्स आप बनाएंगे, उसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और प्रयास करेंगे सिस्टमैटिक स्टडी करने का। फर्स्ट चैप्टर का पहले नोट्स बना लें, फिर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लें और जब आप उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग किसमें आएंगे, सेकंड चैप्टर्स की बात करें। फर्स्ट चैप्टर जिन बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा उनको सेकंड चैप्टर्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अच्छे तरीके से पढ़ें और ऑनलाइन क्लासेस की जो बातें होती हैं आपको थोड़ा सा भी फील मैं नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। एकदम ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कोई बेटा डिफरेंस नहीं है। बस यहां बैठे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन क्लासेस में भी बातों को बच्चों तक रखा जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन का अपना स्टाइल होता है। जो आप इस क्लास को देखेंगे तो मुझे तो फील ही नहीं होता, मैं तो क्लास करता हूं, मुझे फील ही नहीं होता कि बच्चे सामने नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, मुझे फील नहीं होता। अब मुझे लगता है कि जब आप भी हेडफोन कान में लगा करके अगर बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनेंगे क्लास को तो आपको भी फील नहीं होगा और सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। नोट्स में आपको सेंड कर ही देता हूं और उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज है बुक को स्टडी कर बेटा, बुक को स्टडी कर। बुक से बढ़ के बहुत सारे टीचर कहते हैं मैंने जो पढ़ा दिया वही सारी चीज है, वो दुनिया नहीं है। आप एक एक राइटर्स को पढ़ें, एक एक चीजों को पढ़ें, एक एक चीजों को देखें, पढ़ने का मजा वो है, तभी जाकर के मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। और किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए मजा आना चाहिए, जब तक मजा नहीं है तब तक कुछ नहीं है। चलिए खैर, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, घर में छोटे छोटे कामों में फैमिली की मदद कीजिए और प्रयास कीजिए कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी भी करें, कुछ अपनी जो आपकी आदतें हैं जिसमें आपको बहुत मन लगता हो उन सब कामों को करें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।